पुतिन के परमाणु तेवरों ने यूरोप तक अब हड़कंप मचा दिया है। इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों में 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। और दावा तो अब यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा पूरी तरह से फतेह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अब यूक्रेन की सेना का पूरी तरह से उन्होंने सफाया ही कर दिया है। लगभग 4 साल की जंग में रूस यूक्रेन जंग में अब पूरी तरह से साबित होता जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हर तरह से हावी हो चुका है। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रही सही कसर यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 7 दिनों से हो रहे लगातार हवाई हमलों ने पूरी कर दी है, जिसमें यूक्रेन की कमर तोड़कर रूस ने रख दी है। कीव पर ही एक हफ्ते में 1200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले कीव के 10 से ज्यादा जिलों पर हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि कोई चमत्कार उन्हें जंग में जरूर जितवा देगा और यही वजह है कि अब यूक्रेन अपने घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून को रूस के खिलाफ पूरी तरह से जंग में नई ताकत, नए वर्जन के साथ उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की ने एंटी शिप मिसाइल यानी जहाजों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल नेपच्यून का वीडियो जारी किया है। इधर दूसरी तरफ एक बार फिर पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिक बारूदी सुरंगों को बुलडोजर जैसे मशीन से तबाह कर रहे हैं और लाइन माइन में धमाके कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने पूर्वी मोर्चे को जीतने के बाद यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमले कर दिए हैं, जबकि अब यूक्रेन खुद अपने दम पर, अपनी मिसाइलों के दम पर रूस से आखिरी जंग लड़ने में जुटा हुआ है। जीत लिया पूर्वी मोर्चा, पश्चिम में उत्तर कोरियाई सैनिक। पिछले 1 साल से रूस ने पश्चिम रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो उसके 78% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है बल्कि कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंग को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा है कि वे बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार के बारूदी सुरंगों को हटाने और उनका पता लगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत उत्तर कोरिया ने पिछले साल लगभग 14,000 सैनिक रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए कुर्स्क भेजे थे। दक्षिण कोरियाई, यूक्रेनी और पश्चिमी सूत्रों के मुताबिक एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इनमें से 6,000 से ज्यादा मारे गए हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिक पश्चिम कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे और महीनों तक उस पर कब्जा बनाए रखा। आखिरकार अप्रैल 2025 में उन्हें बाहर कर दिया गया। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूसी बलों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से उन्हें बाहर खदेड़ा।
अब कुर्स्क में फिर से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया ने मोर्चा खोल दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कई नेपच्यून मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं और युद्ध में अपनी क्षमता साबित की है। खुफिया सूत्रों के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने काला सागर बंदरगाह तुआप्से में एक रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला करने के लिए इस नई नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे रूस के तेल ठिकानों को भयानक नुकसान हुआ था। यूक्रेन ने लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला किया था। यूक्रेन की नई नेपच्यून मिसाइल R-360 एंटीशिप मिसाइल का एक संशोधित संस्करण है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस नेपच्यून क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। काला सागर के बंदरगाह नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन में निर्मित नेपच्यून क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक हमले में तेल निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाली शिपिंग सुविधाएं और दूसरी ढांचा नष्ट किया गया। हालांकि ब्लूमबर्ग ने ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा कि अग्रिम मोर्चे पर स्थिति बहुत कठिन है। उनकी सेना पूर्वी क्षेत्र डोनेस्क में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लंबी दूरी की यूक्रेनी लॉन्ग नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला करवाया है, जो कि काफी सफल बताया जा रहा है। नेपच्यून एक एंटीशिप मिसाइल यानी जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर समुद्र में दुश्मन के जहाजों, फ्रिगेट और लैंडिंग क्राफ्ट को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल सोवियत रूस की पुरानी KH-35 मिसाइल पर आधारित है, लेकिन यूक्रेनी इंजीनियरों ने इसमें कई आधुनिक सुधार किए हैं, जिससे ये कहीं ज्यादा सटीक और ताकतवर बन गई है। ये मिसाइल उच्च सबसोनिक स्पीड यानी लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। चमत्कार युद्ध से बचेगा यूक्रेन, ट्रंप ने माना युद्ध के बॉस पुतिन। 1353 दिन से यूक्रेन को जिताने के लिए अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी इलाके जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को यकीन था कि पुतिन पर दबाव डालकर वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की याराना चाल की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से तो पुतिन ने यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस से नहीं छीन पाए हैं। अब ट्रंप ने मीडिया के सामने खुद मान लिया कि रूस यूक्रेन में अभी रुकने वाला नहीं है, वो तो और ज्यादा इलाके कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बगैर मान लिया कि रूस को यूक्रेन में काबू करने में अभी सफलता नहीं मिली है। Basic dispute is they just don't want to stop yet, and I think they will. I think it's taken a big toll on Russia, big toll on both countries, obviously, but it's taken a big toll. They're losing 7,000 soldiers a week. That's a big toll, and between the two of them, divided. You know, with Russia losing more soldiers, actually, but they're both losing a lot of people. I inherited the war, and I think we're going to get it ended, not too distant future. अब आप ये वीडियो देखिए। इसमें नेटो देश हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान और राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले जब मीडिया ने विक्टर ओरबान और ट्रंप दोनों से पूछा कि क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है, तो ट्रंप और विक्टर ओरबान दोनों ही मुस्कुराने लगे और कंधे उचकाते हुए पीएम विक्टर ओरबान ने ट्रंप के सामने कहा कि यूक्रेन को जंग कोई चमत्कार ही जिता सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि नेटो देश हंगरी शायद इकलौता ऐसा देश है जो रूस और पुतिन का कट्टर समर्थक है और ट्रंप इससे खफा रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन के दोस्त हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान से ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल 1 साल और खरीद सकते हैं। ट्रंप हंगरी को रूस से तेल खरीदने की खुली छूट दे रहे हैं, जबकि बाकी सभी यूरोपीय देशों पर रूसी तेल खरीद पर सख्ती दिखा रहे हैं। यानी ट्रंप अब हंगरी के जरिए पुतिन को मनाने में जुट गए हैं।
ऐसा वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान है। पुतिन ने युद्ध में उतारे 1400 अफ्रीकी लड़ाके। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त रूस पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लाखों सैनिकों को जंग में उतार चुका है। खुद जेलेंस्की ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना बेहद कठिन हालात में है। रूसी कमांडरों का दावा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क में फंसे हुए हैं, जबकि अगर कुपियांस्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को मिला दें तो 10,000 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के घेरे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रूसी सेना के हमलों के चलते ही डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर से करीब 60,000 लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार रूसी बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। ऐसे भीषण जंगी हालात में रूस ने अब अफ्रीकी देशों से ऐसे लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिए हैं जो यूक्रेनी सेना के लिए साक्षात यमराज साबित हो रहे हैं। खुद यूक्रेन के ही विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने दावा किया कि रूस जंग में तीसरे देशों के लड़ाकों को उतार चुका है जो यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड दावे किए जा चुके हैं कि उत्तर कोरिया के आदेश पर 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा का दावा है कि 36 अफ्रीकी देशों के 1400 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे हैं। आंद्रेई सिबिहा ने अफ्रीकी सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने नागरिकों को ऐसे संघर्ष में शामिल होने से सावधान करें जहां उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। सिबिहा ने मॉस्को पर अफ्रीकियों को युद्ध में शामिल होने के लिए उकसाने और ऐसे सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है जो मौत की सजा के बराबर हैं। सिबिहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रूसी सेना में विदेशी नागरिकों का दुर्भाग्य है, उनमें से ज्यादातर को तुरंत तथाकथित मांस की चक्की में भेज दिया जाता है जहां उन्हें जल्द ही मार दिया जाता है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने 2 टूक कहा, ज्यादातर भाड़े के अफ्रीकी सैनिक 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सिबिहा के मुताबिक रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए अफ्रीकी लड़ाकों की वास्तविक संख्या 1,436 तक है। Вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватись через те, що йде накопичення русських бойовиків. Їх накопичення за цю добу 600. Важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ. В будь-якому форматі показувати успіх на полі бою, чи то йти на Вовчанськ, чи то ще щось зробити. Їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть повертати. रूस की जीत 100%। यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मादियार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि हारते यूक्रेन को आखिर कौन बचाएगा? अमेरिका और नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में बहुत भारी साबित हुआ है। हालांकि अब नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने दावा किया है कि नेटो ने रूस की गोला बारूद उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। मार्क रूटे ने कहा है कि नेटो बहुत जल्द अब रूस को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे सकता है। जबकि पूर्व नेटो प्रमुख एंडर्स फोग रासमुसेन ने कहा है कि यूक्रेन फॉरएवर वॉर की ओर बढ़ रहा है, यानी यूक्रेन में हमेशा युद्ध होता रहेगा। एंडर्स फोग रासमुसेन का साफ कहना है कि जब तक यूरोप रूस पर दबाव नहीं बढ़ाएगा तब तक यूक्रेन में जंग रुकना बेहद मुश्किल है। लेकिन जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अमेरिका की मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने रूस के भीषण हमलों के बीच फिर से टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वॉशिंगटन राजदूत ओल्हा स्टेफानिशीना ने कहा है कि अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलों और लॉन्ग रेंज हथियारों की खरीद पर सकारात्मक बातचीत चल रही है और उम्मीद ये है कि जल्द ही टॉमहॉक जैसी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के अंदर घुस करके लंबी दूरी के हमले कर सकेगा। We need the capabilities, we need the equipment, real firepower, and of course, the most advanced tech. Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. For the foreseeable future, Russia will remain a destabilizing force in Europe and the world.